नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हूं आपके साथ ऋतु। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम धामी आज बैठक करेंगे। जोशीमठ के हालात को लेकर सीएम धामी की बैठक होगी और ऐसे में सेना के अधिकारियों को और आईटीबीपी के अधिकारियों के साथ यह अहम बैठक होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे, पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठक करते हुए दिखाई देंगे और ऐसे में जो भूदसाव से स्थिति उत्पन्न हुई है उस पर भी तमाम दिशा निर्देश दिए जाएंगे। आज ये कई मायनों में बैठक अहम बताई जा रही है। पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ भी महत्वपूर्ण बैठक है। सीएम पुष्कर सिंह धामी अब अलर्ट मोड पर कार्य कर रहे हैं और जोशीमठ के हालात को लेकर अब अलर्ट हो गए हैं। जोशीमठ के हालात को लेकर राज्य सरकार अब त्वरित कार्रवाई करते हुए दिखाई दे रही है। सेना के अधिकारियों को और आईटीबीपी के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता, विशिष्ट संवाददाता सुदीप जैन जुड़ गए। सुदीप, आपका रुख करना चाहूंगी। अब अलर्ट मोड पर सीएम पुष्कर सिंह धामी दिखाई दे रहे हैं। एक के बाद एक बैठकों का दौर हो रहा है और आज भी उनकी बैठक, जिसमें कि तमाम जो जोशीमठ के हालात है उसको लेकर बैठक करते हुए दिखाई देंगे। देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले दिन से इस विषय पर अलर्ट है। 2 जनवरी से जब ये बातें आई कि दरारें बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं और यही वजह है कि 3 दिनों के भीतर दूसरी बार मुख्यमंत्री पीड़ितों के बीच पहुंचे हैं, रात्रि विश्राम कर रहे हैं। उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत हुई है, उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से बात हुई है। हमारी जानकारी यह है कि सरकार जोशीमठ के लिए विशेष राहत पैकेज के लिए नीति बना रही है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रभावितों को पहले ही बाजार रेट पर मुआवजा देने की घोषणा कर चुके हैं। सीएम के मुताबिक जोशीमठ आपदा से प्रभावित परिवारों के लिए बेहतर पुनर्वास की व्यवस्था भी होगी, जो देश के लिए एक नजीर बनेगी। दरअसल समस्या यह है कि शुरुआत जब क्षतिग्रस्त 2 भवनों को, 2 होटलों को तोड़ने से हुई तो लोगों का इल्जाम था कि एक तो सर्वे नहीं किया गया, दूसरा बाजार मूल्य से उनको मुआवजा नुकसान के रूप में, आर्थिक मदद के रूप में मिलना चाहिए, जबकि आपदा के नियम कुछ और कहते हैं। मुख्यमंत्री ने इस व्यवहारिक दिक्कत को, आम आदमी की दिक्कत को समझा है और इसीलिए आज मुख्यमंत्री वहां बैठक कर रहे हैं और कल 13 तारीख को मुख्यमंत्री ने एक विशेष कैबिनेट बैठक बुलाई है, जिसमें जोशीमठ की आपदा में जो पीड़ित है उनको विशेष लाभ कैसे मिले, उनकी विशेष परिस्थितियां भी हैं तो उन्हें विशेष लाभ कैसे मिले। देखिए, पर्वतीय क्षेत्रों में आवास क्षतिग्रस्त होने पर 1 लाख रुपए, मैदानी क्षेत्रों में 95,000 रुपए की मदद दी जाती है, लेकिन जोशीमठ के लोग इससे सहमत नहीं है। अब एक व्यवस्था को बदलना है, इसलिए राज्य सरकार के मुखिया इस बाबत आज बैठक करेंगे। कई लोगों से सलाह भी ले चुके हैं और माना यह जा रहा है कि कल कैबिनेट में कुछ और बड़े निर्णय होंगे। बिल्कुल सुदीप, और ऐसे में जोशीमठ के हालात लगातार चिंताजनक होते जा रहे हैं और ऐसे में केंद्र सरकार भी उस पर सजग तौर पर कार्य कर रही है और हर संभव मदद की भी घोषणा कर चुके हैं पीएम नरेंद्र मोदी। जी देखिए, जोशीमठ में भवनों में दरार आई है और जो स्थिति थी करीब करीब यथास्थिति ही है। हालात बहुत खराब हो गए हैं या बहुत खराब हो रहे हैं ऐसा तत्काल नहीं कहा जा सकता। हाँ, सरकार की सजगता है कि बड़े नुकसान से लोगों को बचाया जा रहा है। लोगों की 2 चिंताएं हैं। पहला, उनका पुनर्वास कैसे होगा, अपनी मिट्टी, अपने घर, अपनी मातृभूमि, अपने देवी देवता, कुल देवताओं को कैसे छोड़कर नीचे आए, और दूसरी जगह पुनर्विस्थापन कैसे होगा। जोशीमठ में सिर्फ लोग हटेंगे ही नहीं, उनका वहां रोजी रोटी भी थी, उसके भविष्य का क्या होगा, ये सारी लोगों में चिंताएं हैं, जिसको लेकर खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सबसे अग्रणी भूमिका में है, अभिभावक के रूप में है और हर महत्वपूर्ण निर्णय लेने को तैयार है। उन्होंने कल ही कह दिया कि बिल्कुल चिंतित न होइए, बाजार मूल्य पर आपको मुआवजा मिलेगा। तो ये न कहे कि 1 लाख 1.5 लाख रुपए ही अंतिम मदद है, क्योंकि राज्य सरकार केंद्र को एक बड़े राहत पैकेज का ड्राफ्ट भी भेजने जा रही है। हमारी जानकारी ये है कि ये राहत ड्राफ्ट पैकेज जो है करीब 1,000 करोड़ रुपए का हो सकता है। हालांकि इसको भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सुदीप। अगली बड़ी खबर देहरादून से, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जोशीमठ की जानकारी ली है। जेपी नड्डा ने सीएम पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से बातचीत की है। हालचाल जाना है कि किस तरह की स्थिति इस वक्त है और क्या कुछ आगे किया जा सकता है। सीधे तौर पर जेपी नड्डा ने सीएम पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से बातचीत की है। बता दें कि राहत और बचाव कार्यों के बारे में जानकारी ली है कि तमाम उस जो स्थिति है उसमें हर संभव मदद का भरोसा भी केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाएगा।
प्रभावितों के साथ साथ मानववादी व्यवहार हो, यह सीधे तौर पर निर्देश है जेपी नड्डा का। किसी प्रकार की भी जनहानि ना हो, इसके लिए सरकार जिम्मेदारी तय करे और एक एक व्यक्ति की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, क्योंकि यह आपदा में भी तब्दील हो सकता है। क्योंकि बीजेपी कार्यकर्ताओं को राहत कार्यों में भी जुटने के लिए अब आदेश दे दिए हैं। वहीं देहरादून में आपदा सचिव रंजित सिन्हा ने जोशीमठ के ताजा हालातों के मद्देनजर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपदा सचिव रंजीत सिन्हा ने क्या कहा, आपको बता दें कि प्रदेश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ के प्रभावित परिवारों को 1.5 लाख की धनराशि अंतरिम सहायता के रूप में दी जा रही है, ताकि लोगों को कुछ राहत मिल सके। उन्होंने आगे यह भी कहा कि जेपी कॉलोनी में हो रहा पानी का रिसाव काफी हद तक कम हुआ है। साथ ही आगे उन्होंने बताया कि जोशीमठ भूतसाव के जद में आए प्रभावित परिवारों के विस्थापन के लिए 2 समितियों का गठन किया जा रहा है। जल्द ही इस पर कुछ आउटपुट सामने आएगा, कुछ रिजल्ट सामने आएगा, और यह बड़ी बात कही है। आपदा सचिव रंजित सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और जोशीमठ के ताजा हालातों की जानकारी भी दी। बताया कि किस तरह से अब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, पुनर्वास पर भी कार्य किया जा रहा है। परिवार जो प्रभावित परिवार है उन्हें 1.5 लाख रुपए की धनराशि भी धामी सरकार दे रही है। पानी का रिसाव काफी हद तक कम हुआ है। जो अब तक अस्थायी रूप से विस्थापित किए गए हैं, जो रिलीफ के कारण जो वहाँ डेंजर है उसके कारण लोगों को हटाए गए हैं, उसकी परिवारों की संख्या 145 है, और जिसमें कि कुल अगर परिवार सदस्यों को मिलाते तो 499 लोग हैं। जो अस्थायी रूप से चिन्हित राहत शिविर हैं जोशीमठ में, कुल कक्ष है 344, क्षमता है 1425 लोगों की, जो राहत शिविर के लिए चिन्हित किया गया जगह। उसी प्रकार पीपल कोटी में है 491 और क्षमता है उसकी 2205। जो प्रभावितों को राहत राशि वितरित की गई है अभी 5,000 रुपये प्रति परिवार, जो कि घरेलू सामग्री खरीदने के लिए दिया गया है। उसमें से कुल 73 परिवारों को दिया गया है और 365 जो अब तक। तो चलिए रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। अपने परिवेश को स्वच्छ और पर्यावरण को सुरक्षित बनाए रखने के लिए सरकार के प्रयासों के साथ साथ जनता में जागरूकता और जन भागीदारी भी अति आवश्यक है। घरों से निकलने वाले कूड़े कचरे के समुचित निस्तारण और प्रबंधन के लिए आज ही अपने घर से करें शुरुआत। उत्तराखंड के सभी निवासियों से प्रदेश सरकार अपील करती है कि अपने घरों में गीला और सूखा कचरा अलग अलग जगह पर रखें। इसके लिए 2 कचरे के डिब्बों का इस्तेमाल करें। एक में रखें गीला कचरा और दूसरे में रखें सूखा कचरा। गीले कचरे में बायोडिग्रेडेबल वेस्ट यानी सब्जियों, फलों और अंडों के छिलके, बचा हुआ खाना, मांस अथवा मछली के अवशेष, चाय पत्ती, कागज अथवा गत्ता, फूल और पत्ते, मिट्टी इत्यादि। इस गीले कचरे को हरे रंग के कूड़ेदान या कचरा गाड़ी के हरे वाले भाग में ही डालें और सूखे कचरे में प्लास्टिक की बोतलें व डिब्बे, प्लास्टिक के रैपर व पैकेट, कांच की बोतलें व सामान, लोहा व अन्य धातुएं, थर्मोकॉल, बैटरी सेल, बिजली के खराब उपकरण इत्यादि को कूड़ेदान या कचरा गाड़ी के नीले वाले भाग में ही डालें। प्लास्टिक कचरे की वजह से हमारे पर्यावरण को कई तरह से नुकसान होता है, इसलिए बहुत जरूरी है कि सूखे और गीले कचरे को अलग अलग करके ही उनका निस्तारण करें। गीले सूखे कचरे को अलग अलग रखने की करें पहल। स्वच्छ रहेगा उत्तराखंड, सुरक्षित होगा आने वाला कल। MDH किचन किंग मसाले को किंग क्यों कहते हैं? अगर MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला, मिक्स वेजिटेबल, मटर पनीर और भी बहुत कुछ। ये तो मैजिक है। बहुत बढ़िया। लाइक मैजिक। MDH।
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। जोशीमठ संकट को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कि जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि सुंदरम ने कहा कि केंद्र की कई एजेंसियां जोशीमठ में आई आपदा की जांच पड़ताल कर रही है। अंतरिम राहत के तौर पर 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। जोशीमठ में दरार के बाद कई घरों को तोड़ा जाना है, इनमें कुछ होटल भी शामिल है। असुरक्षित भवनों में अभी सिर्फ 2 बहुमंजिला इमारतों को तोड़ने पर कार्रवाई की जाएगी। आगे उन्होंने कहा कि प्रशासन सबकी बात सुन रहा है। पुनर्वास पैकेज तय करते वक्त इन बातों का खास ख्याल रखा जाएगा। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को लेकर भी लोगों से खास बातचीत चल रही है। जहां हमें रिपोर्ट आता है इसकी अपडेशन होती रहती है। तो वर्तमान में जो भवनों की संख्या आइडेंटिफाई किया गया ये 723 जिसमें क्रैक्स है। तो ये पूरे 723 पे रुके। कोई कह रहे हैं हमें घर बना के दे दीजिए, कोई कह रहे हैं हमें जमीन अलॉटमेंट कर दीजिए हम खुद बनाएंगे, कोई कह रहे हैं कि हमें तो पैसा दे दीजिए हम अपने मर्जी से जहाँ जाएंगे जाना चाहेंगे। किसी को देहरादून सेटल करने का भी इरादा हो सकती है। कोशिश करेंगे कि एक तक हो जाए और फिर उसके बाद जैसे सरकार में निर्णय होगा तत्काल केवल 2 होटल का ध्वस्तीकरण शब्द मैं यूज नहीं करूँगा, डेमोलिशन नहीं है, डिसमेंटलिंग है, क्योंकि उसको बहुत केयरफुल तरीके से करना पड़ता है। अगर बुलडोजर से गिराएंगे तो वो डैमेज हो जाएगा अगल बगल के स्ट्रक्चर्स। डिसमेंटलिंग करना, मैं डेमोलिशन शब्द का यूज नहीं करूँगा, डिसमेंटलिंग करने का भी निर्णय इस पर अभी स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत हुई है और उन्हें आश्वासन दिया है कि वो सहयोग करेंगे और उनके रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट पैकेज को लेकर के उनकी सारी बातें सुनी गई है और उनको आश्वासन दिया गया है सरकार जो है उनकी मंशा के अनुरूप रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट पैकेज को जल्दी तय करेंगे। और आज अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1.5 लाख रुपए प्रति परिवार का एक अंतरिम सहायता, ये फाइनल नहीं है, अंतरिम सहायता का अप्रूवल दे चुके हैं और जी वो पहुँचने वाला होगा। इसमें मैं थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट पैकेज है, इसको लेकर के अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि जोशीमठ से ज़्यादा दूर ना जाए, उनकी पेशी जो है यहाँ होगी, आसपास में होगी। तो आसपास में एक गांव का उन्होंने सजेशन भी दिया था कि जैसे न्यू टेहरी बनी थी ऐसे न्यू जोशीमठ बनाया जाए, बसाया जाए। ये कुछ लोगों की मांग है। और कुछ लोगों का मांग है 1 टाइम सेटलमेंट हो जाए, हमें कैश धनराशि दी जाए, हम अपने मर्जी से कहीं जाना है जाएंगे। और जो होटलियर्स हैं ये पीपल कोटी जाना चाहते हैं, कुछ अन्य लोग हैं जो जोशीमठ के आसपास में रहना चाहते हैं। तो हम एक एक की विकल्प को ले रहे हैं। जब रिहेबिलिटेशन पैकेज बनाए जाएंगे या रीसेटलमेंट पैकेज बनाए जाएंगे तो इसको ध्यान में रख ली जाएगी और हो सकता है कि वो एक ही तरीके का पैकेज ना होकर के एक मिक्सड पैकेज। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी घोषणा की है। सीएम पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री राहत कोष में अपना 1 महीने का वेतन देंगे। राज्य सरकार जोशीमठ प्रभावित लोगों के साथ है, ये सीधे तौर पर कहना है सीएम पुष्कर सिंह धामी का। पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए हर संभव कदम उठाया जा रहा है और अब इसके लिए राज्य सरकार भी सजग तौर पर कार्य कर रही है। इसमें ये बड़ी बात सामने आई है, अब राज्य सरकार जोशीमठ प्रभावित लोगों को हर संभव मदद पहुंचाएगी और ऐसे में 1 महीने का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का ऐलान कर दिया है, देने की घोषणा कर दी है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। रुक करते खबरों की और मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण महारा के नेतृत्व में कांग्रेस के विभिन्न नेताओं द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट की गई। उन्होंने मुख्यमंत्री को जोशीमठ में हुए भूदसाव से उत्पन्न स्थिति के बाद राहत और बचाव कार्य से संबंधित ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें ये बड़ी खबर, सीधे कांग्रेस शिष्टमंडल ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं तमाम पदाधिकारी कांग्रेस के शामिल हुए। इसमें जोशीमठ भूदसाव को लेकर ज्ञापन सौंपा गया और कांग्रेस शिष्टमंडल की ये बड़ी मुलाकात बताई जा रही है।
उत्तराखंड की महिलाओं के आरक्षण विधेयक को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। राजभवन की मंजूरी के साथ ही महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण का कानूनी अधिकार मिल गया है। दरअसल राज्य सरकार ने 30 नवंबर को 2022 को विधानसभा में बिल को सर्वसम्मति से पास कराकर राजभवन को मंजूरी के लिए भेजा था, जिस पर राज्यपाल ने अपनी मुहर लगा दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि राजभवन से ज्यादातर विधेयकों को मंजूरी मिल गई है, लेकिन महिला क्षैतिज आरक्षण बिल विचाराधीन रहा। राजभवन ने विधेयक को मंजूरी देने से पहले इसका न्याय और विधि विशेषज्ञों से परीक्षण कराया। इस वजह से विधेयक को मंजूरी मिलने में 1 महीने का लगभग समय लग गया है। वहीं महिला आरक्षण विधेयक को राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि महिला आरक्षण बिल को अमली जामा धामी सरकार ने पहनाया है। महिला आरक्षण को लेकर, धर्मांतरण को लेकर हमारी विधानसभा से ये विधेयक पारित हो गया था और सरकार की बहुत स्पष्ट मंशा थी कि जिस प्रकार से हमारे यहाँ महिलाओं का उत्तराखंड आंदोलन की यदि मैं बात करूँ तो महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान इस आंदोलन में रहा है। और मैं तो पिछली बार भी कहा था, मैं फिर कहना चाह रहा हूँ कि ये बात तो ठीक है कि मैंने तो चूँकि सदन में भी बोला था कि ये तो कह सकते हैं कि महिला आरक्षण पहले मिल गया था नित्यानंद स्वामी जी की सरकार में, उसके बाद भी, लेकिन उसको वैधानिक अमली जामा नहीं पहनाया गया। वह दिनेशपुर क्षेत्र के चक्की मोड़ में 4 दिवसीय उत्तरायणी महोत्सव का शुभारंभ किया गया। उत्तरायणी महोत्सव शुरू किया गया। इस दौरान स्वर्गीय सोबन सिंह कोरंगा जी की याद में वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। आपको बता दें कि बीजेपी युवा नेता वरिष्ठ समाज सेवी नरेंद्र कोरंगा, बीजेपी युवा मोर्चा खेल संयोजक अतुल पांडे और थानाध्यक्ष अनिल उपाध्याय ने भी वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। वहीं हरियाणा और मदनापुर के साथ खेल की शुरुआत की। पंकज मेहरा और गौरव कोरंगा मैच में निर्णायक की भूमिका में रहे। जो युवा नशे की तरफ जा रहा है, इसका एक ही जो सही तरीका है खेल, जो माध्यम है खेल, जिसके जितना अत्यधिक खेल हमारे क्षेत्र में होगा उतना ही युवा नशे को छोड़ के खेल की तरफ आएगा। जो युवा 2 दिवसीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट के आयोजन के अवसर पर बतौर अतिथि मुझे शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ, तो मैं इस कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। साथ ही इस टूर्नामेंट के आयोजन से जो युवा हमारे दिशाहीन हो गए हैं या गलत रास्ते पर चले गए हैं, तो उनको ऐसे खेलों के माध्यम से, ऐसे नुक्कड़ों के माध्यम से उनको सही दिशा पर लाया जा सके। वहीं पौड़ी में गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार ने जोशीमठ हालातों पर जानकारी देते हुए बताया कि वे मौके का मुआयना करके लौट रहे हैं। करीब 10 दिन पहले सर्वे की टीम ने जोशीमठ का मुआयना किया था। उस वक्त दरार कम थी, लेकिन 1 हफ्ते के भीतर जोशीमठ में दरार बढ़ने लगी है। उन्होंने कहा कि जहां भवनों और होटल्स को टूटने की प्रबल संभावना है, उन भवनों और होटल्स पर खतरे की मार्किंग कर प्रशासन की टीम तुड़वा रही है। वहीं उन्होंने आगे ये भी कहा कि 131 परिवारों को अब तक उनके भवनों से हटाकर सुरक्षित स्थान पर बने राहत शिविर पर भेज दिया गया है और अग्रिम कार्रवाई गतिमान है। जोशीमठ से अलावा भी अन्य क्षेत्रों में भवनों में दरार पड़ रही है, जिसका अब मुआयना भी प्रशासन कर रही है और लगातार इस मुआयने में बातें सामने आ रही है, जिसके ऊपर त्वरित कार्रवाई राज्य सरकार की जा रही है। काफ़ी बढ़ गई हैं विगत 1 सप्ताह में। पहले भी इस तरह की जो शिकायतें थी वो आ रही थी, लेकिन इतनी स्थिति खराब नहीं थी और पहले विशेषज्ञों की टीम ने भ्रमण भी किया था जुलाई अगस्त के माह में। तब उन्होंने कहा था कि इन मकानों को रेट्रोफिटिंग या सुधार हो सकता है, परंतु अभी जैसा लोगों ने वहाँ बताया है, वहाँ के निवासियों ने, कि विगत लगभग 10 दिन पहले, 1 सप्ताह 10 दिन पहले कोई ऐसी स्थिति पैदा हुई है जिसमें कि दरारें अचानक बहुत बढ़ गई हैं और हम लोगों ने वहाँ निरीक्षण भी किया है, बहुत से मकानों को देखा है, तो वास्तव में वो दरारें बहुत बढ़ गई हैं और कई जगह मकान बहुत क्षतिग्रस्त हो गए हैं जो रहने लायक। तो फिलहाल देवभूमि उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।